नहीं, अब प्रेम जी इतना सरलीकरण कर रहे हैं। बीपी सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, उस पर विवाद आया था। मैंने और आपने कभी देखा है कि किसी की पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति को लेने के लिए आपको टैक्स देना पड़ा है या उसमें से सरकार ने कोई कटौती की है? मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। इनहेरिटेड टैक्स का एक पार्ट जरूर भारत में था, लेकिन वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उसके कारण मुकदमे होने लगे और उसका इससे कोई लेना देना नहीं। देखिए, अभी जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे कोई किसी व्यक्ति को उम्र के पहले या उम्र होने पर कहा गया कि अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब लोगों के बीच आपकी वो चलती नहीं है, आपको पूछा नहीं जा रहा है। या तो आप अपने युवा लोगों को लाके अपना काम करिए या स्वयं को थोड़ा सशक्त और हृष्ट-पुष्ट बनाइए कि आप युवा दिखे, तभी आप आगे बढ़ेंगे और आपको लोग पूछेंगे। तो कांग्रेस को यही हुआ कि कांग्रेस एक बूढ़ी पार्टी हो गई है, तो उसको जरा युवा दिखना चाहिए। नरेंद्र मोदी अमित शाह की पार्टी से मुकाबला करना है तो उसको स्वस्थ दिखना चाहिए। उसका अर्थ मुझे यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चेहरे और चरित्र में बदलाव की बजाय कि हम थोड़ा ठीक से वर्जिश करें, थोड़ा सोचे कि हम बूढ़े क्यों हो गए हैं, समय हमको क्यों नकार रही है, उसको अपने अंदर नई ऊर्जा लाए। तो राहुल गांधी को जैसे 2012 के आसपास उनको कहा गया कि अमिताभ बच्चन की तरह एंग्री यंग मैन बनिए, और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में एक सभा में उन्होंने बोलते हुए और दाढ़ी बढ़ाए हुए थे और पैकेट से कागज निकाला कि मैनिफेस्टो लो, मैं फाड़ के फेंकता हूं। और उसी ढंग से एक बार वो प्रेस क्लब में आ गए और कांग्रेस का जो ऑर्डिनेंस था पार्टी का, उसको उन्होंने फाड़ के फेंक दिया कि अपने को जुबा दिखाने के लिए। अब जो है ऐसी ऐसी घोषणाएं करो कि अरे सब पार्टियों से आगे है, क्रांतिकारी पार्टी है। तो ये जो राहुल गांधी जी ने कहा है और अभी सैम पित्रोदा कर रहे हैं, वो सब उसी का अंग है। जैसे एक बूढ़ी महिला, एक बूढ़ा आदमी जरूरत से ज्यादा मेकअप करके, रंग रोगन करके, आधुनिक फैशन पहन के स्वयं को दिखाने की कोशिश करे कि मैं हिस्ट पुष्ट और युवा हूं, मैं मुकाबला कर सकता हूं, उसी में गलतियां होती है और लोग उस पर हंसते हैं। ठीक वही काम कांग्रेस पार्टी का अभी हो रहा है। अब अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे घोषणा पत्र में है ही नहीं। अब मैं आपको राहुल गांधी जी का बयान अप्रैल 6 का आपने भी चलाया होगा कि हम एक वित्तीय और सांस्थानिक सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथ में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। तो ये ऐसे मैं 10 बयान उनके बता सकता हूं। नंदुरबार में मार्च 12 का है कि जाति जनगणना और आर्थिक एवं वित्तीय सर्वे क्रांतिकारी कदम है, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसे डालेगी। और सैम पित्रोदा, सुनिए, सैम पित्रोदा यही तो कह रहे हैं कि अगर हम संपत्ति के पुनर्वितरण पर बात कर रहे हैं तो हमको इस पर भी विचार करना चाहिए। यानी मतलब ये दोनों बयान इंटरकनेक्टेड है। जो बात है, जो राहुल गांधी बिल्कुल एक दूसरे से कनेक्टेड है और उसको उस रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन चूंकि कांग्रेस इस समय फंस गई है अपने को जुबा दिखाने में, इसलिए यह बात कर रही है। यह अत्यंत खतरनाक बयान है। इससे समाज में भय पैदा हो रहा है कि भाई अगर ये संपत्ति का सर्वे करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि नॉर्मली जो हमारे पास अगर हम आयकर देते हैं या हमारे पास पैन है तो हमारी मोटा मोटी संपत्ति का विवरण तो सरकार के पास है, केवल जो हमारी छुपी हुई संपत्ति होगी वही नहीं है। तो उसके लिए क्या घर में घुसेंगे कर्मी, एक एक चीज को देखने की कोशिश करेंगे और देखने के बाद क्या उसका राष्ट्रीयकरण होगा, राष्ट्रीयकरण करके उसको बांटेंगे किसको। जी ठीक है अवधेश जी, आपने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। जी बोलिए जल्दी से। नहीं, एक बात ये आ रही है कि क्या ये मुसलमानों को दिया जाएगा। वो जो पिछले, देखिए इनके घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो मुसलमान शब्द नहीं है, लेकिन अल्पसंख्यकों को जो सामाजिक सांस्कृतिक सशक्तिकरण की बात है। और पहले ऐसा हो चुका है। मैंने चुनाव के पहले 2014 के चुनाव के पहले, वैसे तो राज्यों ने अलग अलग किया है, 14 के एक दिन पहले जब आचार संहिता लागू होती थी, मनमोहन सिंह सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में एक फैसला करके और नोटिफिकेशन जारी किया जिसको 27 फरवरी को दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा कि 123 हमारी संपत्ति है, दे दिया जाए। और उस सरकार ने 123 संपत्ति दे दी। अगर आप लिस्ट निकालेंगे तो कांग्रेस की राज्य सरकारों ने अलग अलग तरीके से, वो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के बाद,
जो मुस्लिमों के लिए, वो चाहे वो कब्रगाह के नाम पर हो, वो चाहे मस्जिद के नाम पर हो, दरगाह के नाम पर हो, इसी प्रकार से वक्फ बोर्ड को देश भर में सरकारी संपत्तियां दिया था। तो इसलिए ये भय निराधार नहीं है। मैं इसे और भी उदाहरण दे सकता हूं। ठीक है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि हम मुसलमानों कांग्रेस का प्लान क्या है? ठीक है, आर.के. मिश्रा जी के पास आ रहे हैं। कांग्रेस नहीं कह रही है जी। आर.के. मिश्रा जी, आपने अवधेश जी का जवाब सुना होगा, आपने अक्कू जी का भी जवाब सुना होगा, आपने बीजेपी के आरोप भी सुने होंगे। मुझे लगता है आपको इस पर जवाब देना चाहिए। देखिए, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत गला फाड़ फाड़ के बीजेपी को डिफेंड करते हैं, लेकिन एक बात बताऊं कि बीजेपी के संस्कार इन पर भी हावी होने लगे हैं। देखिए, इन पर भी हावी होने लगे हैं। ये भी बुजुर्गों का उसी तरीके से अपमान करने लगे हैं और बुजुर्गियत का अपमान करने लगे हैं, ठीक है ना। और जिस तरह से वहां आप देखेंगे कि बुजुर्ग नेताओं का बार बार अपमान किया गया, तो आजकल अवधेश जी भी उसी धंधे में लग गए। खैर, कोई बात नहीं। देखिए, ये कह रहे हैं कि ये इनके घोषणा पत्र में है। मैं उनको चुनौती देता हूं कि जो बात प्रधानमंत्री आजकल हर मंच पर कह रहे हैं, सुनिए कि जो मुसलमानों की बात, बिल्कुल गलत, जो नहीं, मैंने नहीं कहा है, नहीं, मैंने, सुनिए, प्रधानमंत्री हर मंच, मैंने राहुल गांधी के भाषण को कोट किया है, आपको मान लेते हैं। और ये जो एक बिंदु अवधेश जी आप पढ़ रहे हैं ना, पूरा वाक्य पढ़िए तो वहां दलित भी मिलेगा, वहां पिछड़ा वर्ग भी मिलेगा, वहां आदिवासी भी मिलेगा, और साथ यही उत्तर देना चाह रहा हूं। मिलेगा। लेकिन आप उसको बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, यही मैं कहना चाह रहा हूं। विवेक जी, मैं उत्तर देना चाह रहा हूं, जरा उत्तर दे दूं फिर ये बोलेंगे। देखिए, यही समस्या आती है कि आप ओबीसी के साथ, एससी और एसटी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमानों को मिला देते हैं, उसका आधार बनाने के लिए कि जो आरक्षण इनके लिए है वो हम मुसलमानों को भी देना चाहिए। मुसलमान इस देश में प्रिविलेज क्लास रहा है, उसका कभी शोषण नहीं हुआ, इस देश में शासन किया है, उतनी ताकत थी कि उसने इस देश का मुसलमानों ने बंटवारा किया है। उसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अब दलितों के साथ आप मत जोड़िए। ये एक उसमें से पॉइंट उठाते हैं, मुसलमान पूरा वक्त मैं पढ़ रहा हूँ। अरे भाई, उसमें दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, पिछड़ा भी है, महिलाएं भी है। वही तो कह रहा हूँ कि दलितों के साथ इस तरह के जो वर्ग हैं, जो कहीं ना कहीं वंचित रहे अधिकारों से, उनके उत्थान की बात कांग्रेस करती तो आपके जैसे लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगता है? कांग्रेस पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है ना, उससे आपको या भाजपा को क्यों परेशानी होने लगती है? अब मैं एक बात आपको बताता हूं, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बहुत बड़ी बड़ी बात करके गए। एक बात बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में अभी जो माननीय वित्त मंत्री हैं, उनके अर्थशास्त्री पति ने क्या कहा? उस वक्तव्य पे तो आप लोग कभी चर्चा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक घोटाला है, पी प्रभाकर ने कहा। दूसरी बात, उन्होंने एक और बात कही थी कि जो बात आजकल छुटभैये नेता इधर उधर बंद कमरों में करते हुए आपको दिखाई देंगे, वो लाल किले के प्राचीर से आप सुनने के लिए तैयार रहिए। और आजकल पिछले 3-4 दिनों से उनकी बात सही साबित हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं अलग अलग मंचों से, जिसका कोई मतलब नहीं है कांग्रेस के। मिश्रा जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम लोग कई बार डिबेट कर चुके हैं। लेट मी इंटरवीन। दूसरी बात जी, आज जो राहुल जी ने जो बात कही है, मैं आ रहा हूँ, मैं धनंजय गिरी जी आ रहा हूँ आपके पास। मैं एक सवाल आर.के. मिश्रा जी से पूछना चाह रहा हूँ। आर.के. मिश्रा जी, वो बात देखिए, वो बात थोड़ी अधूरी रह गई। अवधेश जी जो कह रहे हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी, विवेक जी, नहीं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट। अवधेश जी सुनिए एक सेकंड, मैं आप ही का सवाल थोड़ा आगे बढ़ा दूं। वो कह रहे हैं कि क्या मुसलमान और दलित और पिछड़ा वर्ग आपके लिए एक समान है? बस ये लाइन वो पूछ रहे हैं, इसका जवाब वो आपसे चाहते हैं, जिसको आप एसटी, एससी, ओबीसी को आधार बनाकर मुसलमानों को आप उसमें जोड़ने की कोशिश करें, जबकि वो कहते हैं मुसलमान इस देश में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन और प्रिविलेज क्लास रहा है क्योंकि उन्होंने इस देश पर शासन किया है। आर.के. मिश्रा जी, क्या आप पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों को एक कैटेगरी में लेकर चल रहे हैं? फिर धनंजय गिरी से मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। आर.के. मिश्रा जी। विवेक जी, कांग्रेस पार्टी इस देश की एकमात्र पार्टी है जो 100% लोगों की राजनीति करती है। वो धर्मों में बांटकर, जातियों में बांटकर, संप्रदायों में बांटकर भारतीय जनता पार्टी की तरह विभाजनकारी राजनीति नहीं करती है। उसके लिए अगर दलित वर्ग में कोई पिछड़ गया है, कोई अगर आदिवासी पिछड़ गए हैं, कोई पिछड़े वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर हो गया और पिछड़ों और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए व्यवस्था तो पहले से आर.के. मिश्रा जी, सभी वर्गों की चिंता कांग्रेस पार्टी करती रही है। मैं वही कह रहा हूं आर.के. मिश्रा जी, लोगों के पेट में दर्द होता है। एससी, एससी, ओबीसी के लिए व्यवस्था पहले से है।
मिश्रा जी, एसटी एससी ओबीसी के लिए व्यवस्था पहले से है, क्या आप मुसलमानों के लिए अलग से व्यवस्था करने की प्लानिंग कर रहे हैं? बस यही सवाल आ रहा है। बिल्कुल प्लानिंग नहीं हो रही। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी को डर लग रहा है चुनाव हारने का, तो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं अलग अलग मंचों से। और आजकल तो मंगलसूत्र के बारे में बात करने लगे। मुझे लगता है वो ना ही करते तो अच्छा था। ठीक है ना, क्योंकि इंदिरा जी ने जंग के समय में अपनी सोना देश को दान किया था। और ठीक कहा प्रियंका जी ने कि सोनिया जी ने तो अपना मंगलसूत्र इस देश पर न्यौछावर किया है। उन सब का अपमान करने के लिए प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात करते हैं। वो कितना मंगलसूत्र का महत्व समझते हैं ये पूरा देश जानता है। धनंजय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि मुद्दे नहीं है तो मंगलसूत्र और मुसलमान अब मुद्दा बन गए हैं। धनंजय जी, ये आरोप कांग्रेस पार्टी का। देखिए, दलित दरी बिछाए और पिछड़ा पांव पोछ हो जाए, ये कांग्रेस की पुरानी संस्कृति रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाने के लिए कांग्रेस ने 2 बार प्रयास किया और कांग्रेस में सफल रही। बाबा साहब संविधान सभा में ना आए, इसका भी प्रयास किया। योगेंद्र मंडल का भला हो कि बंगाल से बाबा साहब आए और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें धर्म के आधार पर कोई आरक्षण की जगह नहीं। भाई साहब आपके समय में नहीं बोला था और कुछ मिश्रा जी एक एक करके बोलिए। धनंजय जी बोलिए, जवाब पूरा कीजिए। आपके समय नहीं बोलता हूं ना, आपने पर्याप्त आरोप लगाए हैं, कितना कराइएगा? अभी जितना कराइएगा जनता उतना सराह रही है। आप ऑल टाइम लो चले गए हैं, कबर कितना पड़ रहे हैं। अरे कराहना तो आपका शुरू हो चुका है। भाई साहब आप इतने देर से बोल रहे थे, एक एक करके सुन रहा था आपको ध्यान से। धनंजय गिरी जी मैं ध्यान से सुना आपको, आपकी सारी बकवास सुनी है मैंने। ठीक है धनंजय गिरी जी अपना जवाब पूरा कीजिए। सारे बकबक को मैंने सुना है। धनंजय गिरी जवाब कम से कम सुनने का तो साहस रखिए। यही आप इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, नहीं उचित बात अगर वंचितों, पीड़ितों, शोषितों, इस देश की जनता की आवाज को आपने सुना होता तो आज ऐसी स्थिति नहीं हुई होती। आप दिक्कत क्या हुआ मिश्रा जी? मिश्रा जी, अगर कांग्रेस पार्टी ने इस देश के आम आदमी की व्यथा को सुना होता तो कांग्रेस कथा नहीं हो जाती, कांग्रेस इतिहास नहीं हो जाती, कांग्रेस का ये ह्रास नहीं होता, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के सामने घुटने पर नहीं होती, कांग्रेस राजद के सामने लेट नहीं रही होती, कांग्रेस को चिरकुट और सचुट भैया नेता अखिलेश नहीं बता रहे होते। ये सब बातें छोड़िए, लेकिन दलितों का आपने जो अपमान किया और बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसमें धर्म के आधार पर तो कोई आरक्षण की जगह नहीं थी। लेकिन आपने लगातार अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, लगातार तुष्टीकरण का काम किया। साहबानों के मामले में आपने पूरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। आपने वक्फ बोर्ड की को संपत्तियां दे दी, लुटियन जोन की संपत्तियां दे दी। आपने धर्म के आधार पर आरक्षण भी दिया 4% का। तो आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को तार किया है, लगातार किया है। और इस देश के संपत्ति पर कांग्रेस का एक खूनी पंजा इस देश की जनता नहीं चलने देगी। जो व्यक्ति जानता है कि कांग्रेस है तो करप्ट कांग्रेसी के करप्शन से इस देश को आज आजादी मिली है। आज इस देश के भारत नीति निरंतर नई ऊंचाइयां छू रहा है। मोदी मुल्क को जिस मयार पर लेके जा रहे हैं, इस देश का जैसे उन्नयन और विकास हो रहा है, आप इसीलिए आप जिसको टिकट दे रहे हैं वो आपके यहाँ से भाग जा रहा है। आप जिसको टिकट दे रहे हो भाग जा रहा है। अरे भाई, जब आपके राहुल बाबा अमेठी छोड़ के भाग गए, आप देखिए आपकी स्थिति को समझिए, कितनी बौखलाहट है आपको मिश्रा जी, कितना फ्रस्ट्रेटेड है आप तो राहुल गांधी से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। राहुल गांधी से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड आप लग रहे हैं। राहुल गांधी से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड आप लग रहे हैं। अरे थोड़ा सुनने का हौसला रखिए, थोड़ा सुन लीजिए। राहुल बाबा से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं आप देखिए राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग गए, वायनाड में एनी राजा उनका बाजा बजा रहे हैं। आप केरल में एनी राजा राहुल का बाजा बजा रही हैं। आप एनी और आप कम्युनिस्टों के साथ देश भर में गठजोड़ बता रहे हैं। एनी राजा बता रही राहुल का बाजा और आप कह रहे हैं कम्युनिस्ट के साथ। ये कैसी स्थिति है भाई? आप किस स्थिति में आ चुके हैं? आप किस स्थिति में आ चुके हैं? सवाल यही है धनंजय गिरी जी और आर के मिश्रा जी।